सो नाउ टॉपिक इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब मैं तुमको एक बात बताती हूँ, किसी भी टॉपिक को अगर समझना है ना तो फटाफट से उसकी टर्मिनोलॉजी है उसको डिवाइड करके पढ़ो और उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो। सो हियर द टर्मिनोलॉजी इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। फटाफट से मैं क्या करती हूँ, उसको दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ, स्ट्रैटेजिक और डिसीजन मेकिंग। तो मेरे को दो टर्मिनोलॉजीज मिलती है। पहली टर्मिनोलॉजी क्या है, स्ट्रैटेजी, और दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है हमारे पास, डिसीजन मेकिंग। अब जो ये टर्म है डिसीजन मेकिंग में, इसको उठाते हो पहले, आई पिक अप दिस टर्म। मुझे बताओ डिसीजन मेकिंग क्या होती है। तुम तो रोजमर्रा की जिंदगी में डिसीजन लेते ही हो ना, कभी ये डिसीजन कभी वो डिसीजन, मतलब जैसे कि चॉकलेट बार खानी है या मुझे मैंगो खानी है, डिसीजन हो गया ना, हो गया। मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, डिसीजन मेकिंग। सो मैं तुमसे पूछती हूँ कि डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन क्या है। इतने में टाइम हो गया तुम लोगों को डिसीजन लेते लेते, व्हाट इज दिस डिसीजन मेकिंग। अगर वो टर्मिनोलॉजी तुमको पता है ना क्या है, डेफिनेशन तुमको आती है ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर। थिंक क्या है, आई एम गिविंग यू टाइम। आया नहीं समझ में आया, ओके ना, मैं बताती हूँ क्या है। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि हमारे पास जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी राहें होती हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, और उन ऑल्टरनेटिव्स में से हम किसी एक को चूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग। जैसे कि सिंपल बताते हैं, 12th के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हम ये काम करें, हम ये काम करें, हम कॉलेज में एडमिशन लें, हम ये करें, हम वो करें, बट हम क्या करते हैं, वी एंड अप बाय चूजिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब हम क्या करते हैं, हम आउट ऑफ दी सेवरल ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, जितने भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, उनमें से किसी एक को चूज करते हैं एज एन एक्शन। सो व्हेनेवर वी चूज one particular course of action out of the several alternatives available, it is called decision making। समझ में आया कितना आसान था। चलो फटाफट रिकॉल करते हैं, क्या होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस जहां पर हम क्या करते हैं, वी चूज अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। हम एक राह को चूज करते हैं आउट ऑफ दी सेवरल ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, मतलब बहुत सारी राह हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से एक राह को हम चूज करते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डिसीजन मेकिंग। सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है ऐसी कोई भी प्लानिंग, ऐसे कुछ भी तरीका जिससे कि हम अपने सामने वाले कॉम्पिटिटर से शायद अव्वल आना चाहते हो, ऐसी कोई भी प्लानिंग, ऐसी कोई भी चीज जिसमें कि हम सामने वाले से जीतना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। तो सिंपल, अगर मैं इन दोनों शब्दों को कंबाइन करूं तो इसका मतलब ये बैठता है कि जब मैं बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से एक ऐसा डिसीजन मेक करती हूँ, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाती हूँ जिसमें कि मेरे को सामने वाले की ज्यादा मुझे क्या मिले, मुझे एक ऐसी पावर मिले कि मैं उस विल से, उस पावर से सामने वाले को डिफीट कर पाऊं। सो अब मैं कंपनी की बात करती हूँ। कंपनी में क्या होता है, आए दिन कंपनी में रोज डिसीजन मेकिंग होती है। अच्छा, अभी डिसीजन मेकिंग क्यों होती है, कंपनी के लिए होती है। कंपनी को हर 2 दिन में, हर मतलब कहती हूँ हर आवर में क्या करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। लोगों के पास इतना सारा काम है, बट वो सारा काम कब हो सकता है, वो सारा काम सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग से हो सकता है। अगर कंपनी डिसाइड ना करे ना उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अल्टीमेटली कोई काम वो कर ही नहीं सकती है। इट कैन नॉट एग्जीक्यूट अनटिल अनलेस ही टेक्स डिसीजन, सॉरी इट टेक्स डिसीजंस। सो नाउ हम देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। इस टॉपिक में हमें मेजरली 2 बातें पढ़नी है, स्ट्रैटेजी का मीनिंग एंड उसके मेजर डायमेंशंस। मेजर डायमेंशंस अभी छोड़ो क्या है क्या नहीं, मीनिंग पे आते हैं। देखो मीनिंग को पढ़ते हैं। मीनिंग में क्या लिखा है, मीनिंग में लिखा हुआ है डिसीजन मेकिंग इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। मैनेजरियल का मतलब क्या है कि इट इज डन बाय दी मैनेजर्स। अच्छा तुम खुद मुझे बताओ, डिसीजन मेकिंग जो होती है कौन लेता है, कंपनी के मैनेजर तो लेंगे ना, कंपनी के लेबर तो आके लेंगे नहीं। इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। मैं तुमको एक बात बताऊं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज इटसेल्फ अ मैनेजरियल प्रोसेस। तो अगर मैं स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, उसकी कोई डिसीजन ले रही हूँ, तो वो भी क्या होगा, एक मैनेजरियल प्रोसेस ही होगा। एंड function of choosing a particular course of action out of the several alternative courses। मुझे बताओ कुछ नया पढ़ा, यही वाली बात तो डेफिनेशन में तुमको उस टाइम बताई थी क्या। एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ चूजिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ द सेवरल ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। किसके लिए, फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंपनी के गोल्स को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए। जब से तुमने थ्योरी का पेपर पढ़ना शुरू किया, स्पेसिफिकली दी बिजनेस और दी मैनेजमेंट, हम सारा काम क्यों करते हैं, हम सारा काम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं। वही डिसीजन यहाँ पे चेप के मारनी है, कुछ नया नहीं करना है। तो डिसीजन मेकिंग इज व्हाट, अ मैनेजरियल प्रोसेस। ओके,
जहां पर हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करते हैं आउट ऑफ दी सेवरल ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, किसके लिए, फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गुड्स। इतनी बात समझ में आई ना। दीज डिसीजन में बी जनरल डे टू डे ऑपरेशंस और मे बी स्ट्रैटेजिक इन नेचर। जैसे कि कभी कंपनी को डे टू डे कुछ डिसीजन भी लेने पड़ते हैं और स्ट्रैटेजिक डिसीजन भी लेने पड़ते हैं कि जैसे एग्जांपल पार्ले जी ने अगर कोई बिस्किट रिलीज करा है नया, तो अच्छा फलाना टाइगर कंपनी को भी ये करना पड़ेगा। ओके, पार्ले जी का हाइड एंड सीक आया तो टाइगर कंपनी ने भी क्या किया, टाइगर का चॉकलेट फ्लेवर दिया कि नहीं दिया। तो दीज आर सम स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जहां पर क्या हमने कॉम्पिटिटर से डिफीट करने के लिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मेजर डायमेंशंस। समझो क्या है डायमेंशन शब्द। डायमेंशन का मतलब है एस्पेक्ट, मतलब हमको क्या क्या समझना है, क्या क्या रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में। तो डायमेंशन का मतलब क्या है, एस्पेक्ट, द थिंग्स इन्वॉल्व इन दी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। टॉपिक समझ में आया, टर्मिनोलॉजी समझी हमने। ओके, सो अब हम समझते हैं डायमेंशंस क्या है, कितनी है। टोटल डायमेंशंस है हमारे पास 6। एंड माइंड दिस थिंग, ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है एग्जाम में, बता रही हूँ मैं, बच्चों ध्यान से समझो। और इस क्वेश्चन के पीछे एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। वो नेगेटिव पॉइंट क्या है कि अगर आपने इनको ढंग से नहीं लिखा, इन 6 के 6 पॉइंट्स को, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। टेंशन मत लो, मैं हूं, I'll make you memorize, I'll tell you how to present the answer as well. बट आपको इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना पड़ेगा। फाइन, ओके, सो फटाफट चलते हैं, इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं और अब पढ़ते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के डायमेंशंस। स्ट्रैटेजिक मेकिंग के डायमेंशंस। ओके, डायमेंशंस बोले तो एस्पेक्ट्स। ओके, तो क्या क्या एस्पेक्ट्स हमारे पास हैं 6 एस्पेक्ट्स। हम ये 6 एस्पेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं वी आर टेक्निक और यूआरएमपी टेक्निक। ओके, सो अब मुझे तुम लोग बताओ, डिसीजन मेकिंग के लिए जो मेरे पास लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल और कॉल्ड द ऑपरेशन लेवल, मुझे बताओ कंपनी के लिए मुझे डिसीजन लेना है। अब बताओ मैं कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करूं, लोअर लेवल को, दैट इज ऑपरेशन लेवल। वो आके पूरी कंपनी के बारे में डिसीजन ले चलेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट, अरे उनके ऊपर तो टॉप लेवल बैठे हैं ना, तो टॉप लेवल के पास में ये जिम्मेदारी होती है कि वो कंपनी के एज अ होल के लिए डिसीजन मेकिंग कर सके। सो अब देखो, बहुत ही आसान है, मैं इस पूरे के पूरे टॉपिक को एक एग्जांपल से कराने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक टॉपिक आपके टिप्स पे हो जाएगा। आई अश्योर यू, जस्ट बी इन द वीडियो। ओके, तो देखो ये क्या है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की क्या चल रही है, मीटिंग चल रही है। क्या चल रही है? मीटिंग चल रही है। और टॉप लेवल मैनेजमेंट की अगर मीटिंग चल रही है तो ये लोग कैसे डिसीजंस लेंगे? कैसे मतलब कैसे? वो लोग क्या करेंगे, कंपनी के बारे में डिसीजंस मेकिंग करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट रिक्वायर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। समझो, मीटिंग किसकी चल रही है? टॉप लेवल मैनेजमेंट की। सो इट रिक्वायर टॉप लेवल मैनेजमेंट और नॉट। सो हमारे फर्स्ट पॉइंट में क्या, ध्यान से समझना, इन्हीं पॉइंट्स है ना, आपको सारे के सारे हेडिंग्स सब कुछ याद हो जाएगा। सो इट रिक्वायर टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, कहते हैं ओके, इट रिक्वायर्स टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, अब मुझे बताओ कि जो ये डिसीजन मेकिंग चल रही है, जो ये मीटिंग बैठी है, जो बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ये कंपनी के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, कंपनी के पास्ट के बारे में बात करेंगे। कंपनी के बारे में जो डिसीजन लेंगे वो फ्यूचर के बारे में होगा या पास्ट के बारे में होगा? ऑब्वियसली फ्यूचर के बारे में होगा ना। सो नाउ सेकेंड पॉइंट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। कितना आसान है ना, 2 पॉइंट ऐसे ही याद हो गए। देखो 2 पॉइंट कौन कौन सा रिकॉल करते हैं? पहला पॉइंट क्या, रिक्वायर्स टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। 2 पॉइंट याद हो गए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब जो मीटिंग में बैठने वाले बंदे हैं ना, इसमें से बंदा नंबर 1, दिस इज बंदा नंबर 1, ये क्या कहता है मैंने ना सोनाली मैम से ना मैनेजमेंट पढ़ा है, मैम ने ना मुझे स्वॉट एनालिसिस पढ़ाया था। कहते हैं स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? कहते कुछ नहीं होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस होता है। कहते हैं अच्छा, फिर इसने बताया क्या कि हमारे हाथों में ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते ही नहीं है, तो हमें ना अपना इंटरनल एनवायरनमेंट ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। कहते हैं अच्छा ऐसी बात है? तो कहता है ऐसा है, अपनी डिसीजन मेकिंग में इस चीज को जरूर डालना, क्या
हमें जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो सारे पॉइंट्स हम नोट करेंगे और अपने इंटरनल चीजों को उसके अकॉर्डिंग बना के चलेंगे. सो व्हाट वी विल राइट, वी हैव टू कंसिडर द एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर्स. ओके, सो हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए? हमारे पास में 3 पॉइंट्स हो गए. पहला पॉइंट क्या था? इट रिक्वायर टॉप लेवल मैनेजमेंट. दूसरा पॉइंट क्या था? फ्यूचर ओरिएंटेड. एंड थर्ड पॉइंट क्या है? द कंसिडरेशन ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ओके, अब सेकेंड बंदा, द सेकेंड पर्सन, ये सेकेंड पर्सन क्या कहता है? कहते देखो ऐसा है, तुम कुछ भी करो पर एक बात का ध्यान रखना. क्या? हमारी कंपनी के पास जो पैसे हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, कुछ भी है, मैन पावर है, मशीनरी है, मनी है, एनी रिसोर्सेज, वो क्या है? लिमिटेड है. तो ये थर्ड पर्सन जो है वो कहता है कि भैया लिमिटेड है तो हम क्या करें? तो कहता है बात एक्चुअली ऐसी है कि हमारी कंपनी मल्टी बिजनेस में, मल्टी फंक्शंस में डील करती है. हमारे बिजनेस कितने सारे हैं. अब हमारे पास अगर कांस्टेंट फंड्स है, अगर हमारे पास में फंड्स क्या है? कांस्टेंट है. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? लिमिटेड है. तो हमें सोच समझ के काम करना पड़ेगा ना, सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी ना. तो देखो बंदा नंबर 2 और बंदा नंबर 3 से हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे. हमें एक पॉइंट मिला क्या? इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ कंपनी रिसोर्सेस. मतलब क्या है? यहाँ पर हमें जो अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन है वो कैसे करना पड़ेगा? ढंग से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है. और साथ ही साथ हमें एक और पॉइंट क्या मिला? हमें एक और पॉइंट मिला ये क्यों? क्योंकि मैं लिख देती हूँ छोटा सा क्यों. क्योंकि हमारे पास हमारी क्या है? मल्टी फंक्शंस है एंड मल्टी बिजनेस है. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे मल्टी फंक्शंस एंड मल्टी बिजनेस है. अब जो चौथे वाला बंदा है ना, ये ना थोड़ा वैसा सा है, वो छोटू पतलू नहीं, क्या मोटू पतलू. हाँ, मोटू पतलू होता है ना, वो मोटू जो होता है बड़ा आलसी होता है, वैसा सा है ये. सो ये आलसी बंदा कहता है देखो ऐसा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे डील करो, कैसे डील नहीं करो, तुम क्या पढ़ते हो, क्या नहीं पढ़ते हो, तुमने क्या स्वॉट एनालिसिस पढ़ा नहीं पढ़ा, मुझे पता नहीं भैया. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम जो भी डिसीजन लो ना, उसमें मेरी कंपनी ने ग्रो करनी चाहिए, प्रॉस्पर करनी चाहिए. सो ये बंदा क्या कहता है? बंदा कहता है तुम जैसे भी डिसीजन मेकिंग लो, इट शुड हैव द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी फॉर दी फर्म. सो 6 पॉइंट इज व्हाट? लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी ऑफ फर्म. सो हमारे पास में वो 6 पॉइंट्स के मेजर हेडिंग्स आ गए हैं. एंड आई डोंट थिंक सो ये हेडिंग्स इतने ज्यादा डिफिकल्ट है कि आपको याद नहीं हो सकते हैं. फटाफट से रिकॉल करते हैं क्या थे वो पॉइंट्स. क्या था? मीटिंग हो रही थी. मीटिंग किसकी हो रही थी? टॉप लेवल मैनेजमेंट की, क्योंकि जो नीचे लेवल के मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो थोड़ी डिसीजन मेकिंग करेंगे कंपनी के. राइट, ओके. सो वो लोगों की मीटिंग चल रही थी, तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या किया? टॉप लेवल मैनेजमेंट. और वो लोग कंपनी के क्या बारे में डिसाइड करते? कंपनी के फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर रहे थे. तो पॉइंट नंबर 2 इज फ्यूचर ओरिएंटेड. तो बंदा नंबर 1 ने क्या कहा था? बंदा नंबर 1 ने कहा था कि हमें जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होते हैं. उसके अकॉर्डिंग हमें अपने इंटरनल फैक्टर्स देखने पड़ते हैं. तो पॉइंट नंबर 3 वी हैव टू कंसीडर द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स. फिर बंदा नंबर 2 ने क्या किया था? बंदा नंबर 2 ने कहा था हमारे पास फंड्स क्या है? लिमिटेड है, कांस्टेंट है. रिसोर्सेज का क्या है? बहुत ही कांस्टेंट है, लिमिटेड है. इसीलिए हमें डिसीजन जो है विद रिस्पेक्ट टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा. इसी बात को इंटरप्ट किया था पर्सन नंबर 3 ने, और उसने कहा था कि भैया हमें क्यों करना है? तो हमने बताया था ऐसा हमें क्यों करना है. ऐसा हमें इसलिए करना है बिकॉज हमारे पास क्या है? बहुत सारे बिजनेस है और इन सारे बिजनेस में हमें लगाने पड़ते हैं बहुत सारे फंडिंग और बहुत सारे फंक्शंस रिक्वायर्ड, बहुत सारे रिसोर्सेज. इस वजह हमें बहुत ध्यान से डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी. और चौथे बंदा जो बहुत ही आलसी था, उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि हमें क्या है? हमें किसी चीज से मतलब नहीं, हमें तो क्या चाहिए? कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी चाहिए. सो नाउ अब मुझे बताओ कि जो ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में तुमको 6 के 6 पॉइंट मैंने याद करा है. क्या ये 6 के 6 पॉइंट याद हुए आपको? नहीं हुए तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो और एक बार और रिकॉल करो आगे चलने से पहले. मैं आगे की तरफ मूव करती हूँ और आगे को उसको रीडिंग करते हैं. अभी तक हमने क्या किया? 2 पॉइंट कर लिए हैं. हमने अंडरस्टैंड भी कर लिया टॉपिक, प्लस हमने मेमोराइज भी कर लिया टॉपिक. सो वी आर ओनली लेफ्ट विद रीडिंग. अब मैं फटाफट से आपको रीडिंग लगवा देती हूँ. सो पहला पॉइंट क्या हमारे पास? स्ट्रैटेजिक इश्यूज रिक्वायर टॉप मैनेजमेंट डिसीजंस. क्या मेरे को कीवर्ड मिला कि नहीं मिला? टॉप मैनेजमेंट मिल गया ना. स्ट्रैटेजिक इश्यूज रिक्वायर टॉप मैनेजमेंट डिसीजंस.
पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, स्ट्रैटेजिक इश्यूज आर फ्यूचर ओरिएंटेड। पॉइंट नंबर 2 भी मिल गया ना हम लोगों को, कीवर्ड नंबर 2 मिल गया, फ्यूचर ओरिएंटेड। नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड पॉइंट, strategic issues necessitate consideration of the factors in the firm's external environment। क्या हमें ये वाला कीवर्ड मिल गया? यस, हमें ये वाला कीवर्ड भी मिल गया, थर्ड कीवर्ड। फोर्थ कीवर्ड, एलोकेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कंपनीज रिसोर्सेज, ये भी हमको मिल गया। फिफ्थ कीवर्ड, मल्टी फंक्शनल एंड मल्टी बिजनेस, ये भी हमको मिल गया। एंड सिक्स्थ वर्ड इज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी ऑफ दी फर्म। क्या हमें अपनी हेडिंग्स पे कीवर्ड्स मिल गए? मिल गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन हेडिंग्स का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, बिकॉज विदाउट एक्सप्लेनेशन एग्जाम में आप नहीं लिख सकते। फटाफट से चलते एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहला पॉइंट देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है स्ट्रैटेजिक इश्यूज रिक्वायर टॉप मैनेजमेंट डिसीजंस। स्ट्रैटेजिक इश्यूज इन्वॉल्व थिंकिंग इन टोटलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के एज अ होल के बारे में बात करता है। एंड ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। क्यों भाई? जब भी, सुनो ध्यान से, जब आप एक डिसीजन ले रहे हो पूरी कंपनी ऐसा होल के लिए, और अगर वो डिसीजन गड़बड़ा गया बाई चांस, बाई चांस की बात नहीं कर रही हूँ, तो मुझे बताओ रिस्क ज्यादा है कि कम है? ऑब्वियसली ज्यादा है, क्योंकि जब आप कोई डिसीजन लेके चलते हो कंपनी ऐसा होल के लिए, इन टोटलिटी के लिए, तो अगर वो गड़बड़ा जाएगा तो कंपनी ऐसा होल रिस्क में आ जाएगी। Hence, problems calling for this strategic decision required to be considered by the top management। इसीलिए उनको देखना पड़ेगा क्या जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह फेस वो करने वाले हैं या कर सकते हैं फ्यूचर्स में, उनको कंसिडर करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रैटेजिक इश्यूज आर फ्यूचर ओरिएंटेड। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इन्वॉल्व्स प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड हाउ टू ओरिएंट फॉर द चेंज्ड कंडीशंस। देखो, जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी में डिसीजन मेकिंग करने की, तो डिसीजन मेकिंग जो होता है फ्यूचर के बारे में होता है। एंड इन द नॉर्मल सिनेरियो एज वेल, जब भी हम कोई अपने बारे में भी डिसीजन लेते हैं, हम क्या सोच के चलते हैं? शायद ऐसा ना हो जाए, शायद ऐसा ना हो जाए, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ पर भी वो ये कह रहा है प्रिडिक्टिंग दी फ्यूचर, कहता है कि आप फ्यूचर को ना थोड़ा सा प्रिडिक्ट करके चलो। जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो आप फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोच के अपने हिसाब से ही प्रिडिक्ट करके चलो कि ऐसा ही हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन मेकिंग करो। एंड हाउ टू ओरिएंट फॉर द चेंज कंडीशन, और ये भी मान के चलो कि कल को अगर फ्यूचर में ऐसा हो गया तो आप अपने डिसीजन मेकिंग इस तरीके से मोल्ड कर लोगे कि आपकी पूरी कंपनी हिले नहीं, आपकी पूरी कंपनी का इफेक्ट ऐसा होल ना पड़े। बात समझ में आई? ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट इज strategic issues necessitate consideration of the factors in the firm's external environment। कहता है strategic focus in the organization involves orienting its internal environment। orienting का मतलब क्या होता है? आपको अपना internal environment किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा? एक्सटर्नल एनवायरमेंट के फैक्टर्स के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। वही लिखिए यहाँ पे बात, टू द चेंजेस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल मैं तुमको देती हूँ। मोदी जी डीमोनेटाइजेशन लेके आए, दैट वाज अ चेंज इन दी एक्सटर्नल फैक्टर। हमारे हाथ में था? नहीं था। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये है कि हम अपना इंटरनल एनवायरमेंट, अगर हम कैश में डील कर रहे थे, ये हमारा इंटरनल पॉलिसीज थी कि हम कैश में डील करते थे, तो आज हमें वो पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चेंज हुआ। एक्सटर्नल एनवायरमेंट का एक फैक्टर था, दैट इज गवर्नमेंट फैक्टर, उसमें चेंज हुआ और गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लेके आए, ऐसे प्रोविजंस लेके आए जहां से मेरे बिजनेस को क्या हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है। तो उसने यही बोला क्या कि आपको अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंट के फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा व्हाइल यू आर टेकिंग द डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज strategic issues involves the allocation of large amount of companies resources। कहता है it may require huge financial investment to venture into a new area of the business। कहता है कि अगर आप नई बिजनेस पे एंटर कर रहे हो तो हो सकता है आपका बहुत सारा पैसा उसमें लगने वाला हो, या फिर ह्यूज मैन पावर विद न्यू सेट ऑफ स्किल्स इन देम, या फिर आपकी नई मैन पावर लगने वाली हो। देखो, मैन पावर का मतलब खाली यही नहीं है कि आप जो एम्प्लॉइज लेके आते हो ऑर्गेनाइजेशन में वही खाली मैन पावर होती है। मैन पावर का मतलब क्या है? मैन पावर का मतलब ये है कि आप जो भी अपना स्किल पोटेंशियल लगाते हो, दैट इज द टोटलिटी ऑफ द मैन पावर। आप कोई भी नया बिजनेस खोल रहे हो और अगर आप उसके अंदर जाते हो तो आपको चार चीजें तो करनी पड़ेगी ना। आपको मनी चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए, स्किल, कॉम्पिटेंस, यू रिक्वायर्ड दीज थिंग्स। तो कहता है कि क्योंकि वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड होता है, इसीलिए आपको सोच समझ के एलोकेट करना चाहिए। सिंपल, यू पीपल आर स्टडिंग whatever subject, whatever course you are doing, if you will allocate your mind is also a resource. If you allocate your mind, what will happen?
somehow the first primary activity, which whatever activity you're in, like if you're in MBA, if you're in CA, that will get hampered now. So if you are risking yourself by indulging yourself into the secondary activity, so what will happen? This will also affect your primary activity. So यही कहना चाह रहा है कि देखो ध्यान से चीजों को करो ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट ना पड़े. Fifth point is strategic issues usually have multifunctional and multi-business consequences. As they involve organization in totality, they affect the different sections of the organization with the varying degree. Varying degree का मतलब क्या है कि जो हमारा strategic decision making होता है उसका impact जो होता है वो हर business पे अलग अलग पड़ता है. जैसे कि सपोज अब मैं बात करती हूँ अंबानी की. अंबानी हो सकता है डिसीजन मेकिंग करे विद देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड हो सकता है कि वो जियो को लेके बहुत ज्यादा अच्छी डिसीजन मेकिंग करे, उसमें तो उनको हायर प्रॉफिट नजर में आए, बट शायद वो ये सोच हो सकता है कि मेरे को ना इस इंडस्ट्री में ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैं इसको बंद करना चाहूंगा, इस एरिया इस सेगमेंट को बंद करना चाहूंगा. तो एक के लिए तो क्या हो गया, अच्छा हो गया, और एक के लिए क्या हो गया, वो बुरा हो गया. सो दिस माइट रिजल्ट इन द इफेक्ट एट द वेरियस डिग्री. डिग्री का मतलब क्या है, सब पे अलग अलग प्रभाव पड़ने का जो परसेंटेज है वो क्या है, अलग अलग है. Last point is strategic issues are likely to have significant impact on the long-term prosperity of the firm. अरे छोड़ो, कंपनी की बात छोड़ो, तुम्हारी बात करती हूँ. तुम अगर जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेते हो तो क्या तुम्हारे लॉन्ग टर्म पे फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है. आज अगर तुमने डिसीजन लिया है कि मुझे फलाना कोर्स परस्यू करना है, एंड 2 साल के बाद में तुम रियलाइज करते हो नहीं यार हमने ना गलत स्ट्रीम चूज कर ली है, तो क्या है तुम्हारे पे इफेक्ट नहीं डालता है? सिमिलरली विद कंपनी, कंपनी भी शायद 2 साल के बाद रिपेंट करे कि हाँ मैंने ये डिसीजन क्यों लिया. तो दिस थिंग हैज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टेकिंग डिसीजन. क्या कि आप जब भी कोई डिसीजन लो तो सोच समझ के लो, बिकॉज इट्स गोइंग टू इफेक्ट द लॉन्ग टर्म prosperity of the firm. Generally, the results of the strategic implementation are seen as a long-term basis and not immediately. आपको फटाफट से इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देखने को मिलता है अपनी डिसीजन मेकिंग का. So these things have to be kept in mind while taking the things up, while decision making. So our next topic is vision. देखते हैं कि विजन में क्या क्या पढ़ना है. विजन में पढ़ना है मीनिंग, एलिमेंट्स एंड एसेंशियल्स. एग्जाम में टॉपिक है विजन और मिशन. ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करेंगे. अब समझेंगे विजन होता क्या है, सुनेंगे. सो विजन क्या है? विजन है बेटा कि आपकी दूरदर्शिता. हाँ जी, आप आज यहां से बैठे बैठे अपने आप को आज से 10 साल बाद कहां देखना चाहते हैं, वो है आपका विजन. मैम मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं कि लोग जब बोले ना जीएसटी तो लोग मेरे पास आए. मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं, मैं ऐसा फिल्म स्टार बनना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं. क्या है ये सब? सपना. और सपना मतलब विजन, कि आप अपने आप को आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद कहां देखना चाहते हैं. इसका मतलब आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं उसे कहते हैं आपका विजन. और कंपनी अपने आप को, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कहां देखना चाहती है उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन का विजन. अब देखो बात ऐसी है बेटा कि सपने को ना पन्ने पे उतारना पड़ता है और उसको हम बोल देते हैं बेटा वो क्या है, कंपनी का विजन. और वो जो पूरी स्टेटमेंट होती है ना उसको बोल देते हैं हम विजन स्टेटमेंट, कि भैया हमारा ये कच्चा चिट्टा है, हम दुनिया में 10 साल बाद कहां अपने आप को देखते हैं. तो इसके एग्जाम के लिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अच्छे से करनी है. सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया है इसका मीनिंग. चलिए रीड करते हैं क्या कहता है. ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे. कहता है अ स्ट्रैटेजिक विजन. A strategic vision is a roadmap of company's future. Oh my God! देखेंगे, ये देखेंगे आप यहाँ खड़े हैं आज और आप कहाँ जाना चाहते हैं. Is your vision. That means this is what? This is the roadmap of your future. Roadmap of your future. प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक्स. स्पेसिफिक्स का मतलब स्पेसिफिकेशंस. विजन, हमारे को विजन क्या क्या बताता है? विजन बताता है कि हमारी टेक्नोलॉजी कौन सी रहने वाली है. विजन बताता है कि हम किस कस्टमर पे फोकस करने वाले हैं.
जब मैंने पढ़ाना चालू किया था ना बच्चा पार्टी, तो मैंने ना डे वन से सोच लिया था कि आई विल नॉट बी द वन जो कि फोकस करेगी रैंक होल्डर्स पे। क्योंकि ना मैंने देखा कि जो रैंक होल्डर्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो तो वैसे भी पढ़ लेते हैं, बट असली गाइडेंस की जरूरत पड़ती है उन बच्चों को जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगाते हैं। तो मैंने अपना सपना उसी दिन देख लिया था कि मैं उन बच्चों के साथ रहूंगी, उनको गाइड करूंगी जो कि काफी अटेम्प्ट लगाते हैं और इवन कहीं और से क्लासेस लेते हैं, फिर टेंशन में आ जाते हैं, क्लियर नहीं होता है, प्रेशर होता है घर वालों का, और उसके बाद में टेंशन में आने के बावजूद दे नीड टू परफॉर्म इवन अंडर द प्रेशर। तो मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, मैं उनको गाइड करती हूँ, और ये पता है मैंने डे वन सोच लिया था कि मेरा कस्टमर फोकस रहने वाला है वो बच्चे जिनकी कोई नहीं सुनता, उनकी मैं सुनूंगी। यस, तो ऐसे ही कंपनी जो होती है ना, वो अपना कस्टमर का फोकस पहले से डिसाइड कर लेती है कि वो कैसे लोग को टारगेट करने वाली है। ओके, चलिए, अब जब जियो लॉन्च हुआ, तो जियो ने पहले ही सोच लिया था ना कि वो कस्टमर फोकस रखने वाले कौन से लोग जो भैया अपना फोनिक जो खर्चा है वो बचाना चाहते हैं। तो उसने वैसे ही तरीके से अपनी स्ट्रेटजी लगाई। नेक्स्ट, ज्योग्राफिक एंड मार्केट प्रोडक्ट्स टू बी परस्यूड। पहले से ही आप जान लेते हो कि मुझे ना मेरे शहर की सबसे बड़ी हीरोइन बनना है, मुझे ना मेरे गांव की सबसे बड़ी हीरोइन बनना है, मुझे ना पूरे नॉर्दर्न रीजन की सबसे बड़ी हीरोइन बनना है, मुझे ना पूरे पैन इंडिया की सबसे अच्छी हीरोइन बनना है, मुझे वर्ल्ड स्टार बनना है। सो द ज्योग्राफिकल मार्केट्स टू बी परस्यूड, पहले ही आप उस एरिया को डिफाइन कर लेते हो। देन केपेबिलिटीज इट प्लान्स टू डेवलप। ओके, अब देखो मुझे हीरोइन बनना है, मुझे इसके लिए मिस इंडिया फाइट करना पड़ेगा, मिस वर्ल्ड फाइट करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे अब केपेबिलिटीज अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। ओके, एंड देन लास्ट वन, द काइंड ऑफ कंपनी मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट, और विजन में दिखता है कि हम कंपनी को कैसे दिखाना चाहते हैं। एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल फ्रॉम योर स्टडी मैकडी। मैकडी ने पहले से ही सोच लिया था दैट मैकडी वुड बी द फास्टेस्ट एंड द फ्रेशेस्ट रेस्टोरेंट इन दी वर्ल्ड। उसने पहले ही सोच लिया था कि भाई लोग इधर ऑर्डर करें और 2 मिनट बाद उस लाइन में जाए तो उसको उसका ऑर्डर मिल जाए। तो उसने सपना ये देखा था टू बी द फास्टेस्ट एंड द फ्रेशेस्ट रेस्टोरेंट इन दी वर्ल्ड का, और ये सपना पूरा भी किया। आप मैकडोनल्ड्स चले जाओ और आप एक तरफ डोमिनोज चले जाओ, मैकडोनल्ड्स में आपको जल्दी सामान मिल जाएगा। आगे चलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मिशन। कहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ विजन स्टेटमेंट में सबसे पहला आता है दैट फॉर्मिंग अ मिशन स्टेटमेंट। कहते हैं मैम हम तो विजन पढ़ रहे, इसमें मिशन स्टेटमेंट कैसे आ गई? हाँ जी बेटा, यहां पर आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर समझना पड़ेगा व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द विजन एंड द मिशन, एंड ये आप कब समझ पाओगे? जब आपको मिशन समझ में आएगा। चलो आओ, इससे पहले कि मैं आपको रटवाऊं, मैं आपको मिशन ही पे ही लेके चलती हूँ, मिशन को ही रीड कर लेते हैं, सुनना ध्यान से। जहां पर विजन जो है कंपनी के फ्यूचर से अटैच था, वहां पर कंपनी का मिशन जो है वो कंपनी के प्रेजेंट स्कोप से डिफाइन करता है, कंपनी प्रेजेंटली क्या करती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप दुनिया में सबसे बेहतर, सबसे फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं अपने शहर के, ठीक है, ये आपका विजन हो गया। बट आपका करंटली मिशन क्या है? आपका मिशन क्या है करंटली? टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? मैं आपसे पूछूं आप मेरी कोचिंग्स क्यों ले रहे हैं, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे कि मैम माई मिशन इज टू क्लियर सीए फाइनल बाय हुक और बाय क्रुक। दैट मीन्स वट एवर यू आर डूइंग प्रेजेंट इज बीइंग योर मिशन, एंड देयरफॉर कंपनी का मिशन स्टेटमेंट क्या बताता है? कंपनी की प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, प्रेजेंटली कंपनी क्या क्या कर रही है, प्रेजेंट कस्टमर फोकस कि किस किस पर प्रेजेंटली वो काम कर रही है, फोकस कर रही है, एंड प्रेजेंटली द एक्टिविटीज, कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज पर ध्यान दे रही है, एंड कंपनी का बिजनेस मेकअप। एंड व्हाट इज दिस बिजनेस मेकअप? बिजनेस मेकअप का मतलब होता है कंपनी का अगर 100 करोड़ की कैपिटल है तो उसने अलग अलग जगह जोन से बिजनेस में लगा रखे हैं। जैसे मान लो हो सकता है 20 करोड़ उसने लगा रखा हो कॉस्मेटिक्स में, 20 करोड़ उसने लगा रखा हो गारमेंट्स में, 10 करोड़ उसने लगा रखा हो जूते चप्पल में, शूज में, है ना। ऐसे करके ये क्या बन जाता है? कंपनी का बिजनेस का मेकअप बन जाता है। तो कंपनी का जो बिजनेस मेकअप होता है, करंट मेकअप होता है, वही बेसिकली कंपनी का मिशन दर्शाता है कि क्या उसका करंट वो किस चीज में काम कर रही है।
राइट। अब जो करंट में काम कर रही है वो अपना एक पन्ने पे लिख देगी, उसको क्या बोल देंगे, मिशन स्टेटमेंट। तो हम वापिस आते हैं, अपने विजन को पूरा करते हैं, फिर हम मिशन पे जाएंगे। ओके, सो उसने क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट, फॉर्मिंग अ मिशन स्टेटमेंट। कहते हैं कि आप जो कर रहे हो ना पहले उसको एक पन्ने बता रहे हो। Therefore defines what the business company presently is in, है ना। आप जो कर रहे हो आप उसको एक पन्ने पे उतारो, एंड इट विल कम्युनिकेट द इसेंस ऑफ हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ। इससे हमें पता चल जाएगा कि हम कौन है भैया, हमारा लेवल क्या है और हम क्या क्या कर सकते हैं आगे, राइट। देन यूजिंग दैट मिशन स्टेटमेंट, फिर आप डिसाइड करो कि वेयर वी आर गोइंग, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, उसके बाद आप अपना क्या करो, विजन बनाओ और उसको अलग अदर लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट को क्या कर दो, कम्युनिकेट कर लो। तो अगर आपको विजन पूरा करना है तो उसके एलिमेंट्स 3 होंगे। पहले मिशन स्टेटमेंट बनाओ, मिशन स्टेटमेंट का बेस बना के डिसीजन मेकिंग करो और उसको बाकी लोगों को बता दो, एलिमेंट्स ऑफ विजन। अभी जो क्वेश्चन है ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। कहता है एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन या फिर हाउ टू डेवलप अ स्ट्रेटेजिक विजन। मैं आप कह रही हूँ सपना 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 सपना, भाई सपना लाए तो लाए कैसे, डेवलप कैसे करे सपना। तो मैंने कहा बेटा सपना ऐसे नहीं आता है, सपने के लिए आपको सोचना पड़ता है। आपके स्वप्न में आता है, हाँ हम ऐसे एक लग्जरी गाड़ी में बैठे हैं, एक बढ़िया सा काउच है, सोचना पड़ता है, थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ कंपनी फॉर दी फ्यूचर, की कंपनी आगे जाके फ्यूचर में जाके हमें कैसे रिटर्न्स देगी, इसके बारे में आपको आज से थिंक क्रिएटिवली करना पड़ेगा। अब सोचने के लिए अगर आपको सोचना है तो सोचने के लिए क्या चाहिए होगा बेटा, बढ़िया दिमाग चाहिए होगा, यूजिंग द बेस्ट ब्रेन्स फॉर फॉर्मिंग द विजन। उसके लिए आप अच्छे लोगों का इस्तेमाल करोगे और यही तो हम स्ट्रेटेजिस्ट को बुलाते हैं, राइट, कि उनसे सर्विसेज देते हैं कि बताओ हम कंपनी के लिए बेस्ट क्या क्या कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर हम सारी बातें किसमें लिखते हैं, विजन स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं कि हमें ये करना है, और उसके बाद हम बाकी मेंबर्स में जाके एंथुजियाज्म क्रिएट करते हैं। हाँ भाई हाँ, हम चाहते हैं आज से 10 साल बाद हमारी जो कंपनी है वो टॉप 10 में आए। टॉप 10 मीन्स टॉप 10। सो थिंक क्रिएटिवली, इसके लिए आपको क्या लगेंगे, बेस्ट ब्रेन्स, और आप जो चाहते हो उसको स्टेटमेंट के तौर पे एक पन्ने पे उतार दो और उसके बाद जाके हर एक कंपनी के मेंबर को बताओ और उनके अंदर एंथुजियाज्म डेवलप करो, एंड दैट वे यू कैन डेवलप अ स्ट्रेटेजिक विजन फॉर योर कंपनी एंड यू कैन इवन अचीव दैट विजन। क्लियर, चलो सो विजन हो गया हमारा कंप्लीट। चलते हैं मिशन की तरफ। अब मिशन में मैंने आपको मीनिंग तो करा दिया था यहाँ पर, और मैंने आपको यहाँ पर ना एक निमोनिक भी दे रखा है, प्रेजेंट ABC, प्रेजेंट ABC, तो A B और C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला और एक ये वाला, और ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा इसको मार्क कर लीजिए, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट। मिशन से ज्यादा आता है विजन के कंपैरिजन में। ओके, सो मिशन कहते हैं वाई ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन। भैया मिशन होना ही क्यों चाहिए, आप मुझे बताओ, आपको नहीं लगता कि आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा? अस्तित्व मतलब फॉर व्हाट पर्पस यू आर हियर, राइट। मैं आपको बोलूं कि आप मुझसे बोलो कि मैम मैं मिशन रखू ही क्यों, तो इसका मतलब मैं आपसे पूछूंगी आप मेरी क्लास में हो ही क्यों, राइट। सो पर्पस डिफाइन करता है। So it motivates the use of organization resources to allocate them. अब देखो रिसोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अगर आपको पता होगा आपका मिशन क्या है तो आप उन रिसोर्सेज को उन अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, है ना। अदरवाइज क्या होगा, वो रिसोर्सेज वेस्ट पड़े रहेंगे या फिर बेकार तरीके से एलोकेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, टू स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, है ना, वो वहां पर क्यों है। मैं ये वाला पॉइंट दोबारा उठाना चाहूंगी, टू इंश्योर यूनैनिमिटी ऑफ द पर्पस। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन एक होता है बट उसमें काम करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अगर सबका एक ही मिशन होगा तो सब एक साथ काम करेंगे, जुटकर काम करेंगे। अगर मिशन अलग अलग होगा तो इसका मतलब एकता नहीं है, और इसका मतलब कल को जब मिशन ही साथ में नहीं है तो विजन तो पूरा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को समझ में नहीं आता इसलिए मैंने इसको हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो समझते हैं पहले इसको क्या लिखा है। टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट who are identified with the organization purpose and to data those who are not। हिंदी में उस पर फोकस करो जो ऑर्गेनाइजेशन पर, उसके ऑब्जेक्टिव पर फोकस करता हुआ नजर आ रहा है, बाकी को निकाल दो, सिंपल। मैं गए मेरी कंपनी में काम करते हुए देखा लोगों को, जो लोग मेरी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं
यूनानिमिटी इन द पर्पस है, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, उनको मैं रखूंगी और बाकियों को क्या निकाल दूंगी, बाकियों को क्या करूंगी, निकाल दूंगी। नहीं बोला। सिमिलरली जो लोग हमारे साथ एक साथ काम कर रहे हैं, कंपनी के मिशन के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम रखेंगे और नहीं तो बाहर निकाल के फेंक देंगे। इसलिए कंपनी को मिशन होना जरूरी है। नेक्स्ट, टिप्स टू राइट अ राइट मिशन स्टेटमेंट। मैंने किसी बच्चे से बोला बेटा आप अपना मिशन स्टेटमेंट लिख दो, तो क्या हुआ, वो जो बच्चा है वो बच्चा लिखता है कि मेरे को जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है, मेरे को जिंदगी में बहुत पैसे कमाने हैं। अरे बेटा ये कोई मिशन स्टेटमेंट थोड़ी है। आपका मिशन स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि देख के पता चले, तो वो हाईली पर्सनलाइज होना चाहिए, ठीक है, हाईली पर्सनलाइज होना चाहिए, आपके द्वारा आपकी छवि दिखती हो कि बिकॉज आई एम द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन ऑन द अर्थ, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट क्रिएटर ऑन यूट्यूब, राइट। तो ये आपकी आइडेंटिटी को, आपकी बिजनेस की आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट होता हुआ मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। आपकी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, आपका एक्टिविटीज, बिजनेस मेकर, कस्टमर फोकस के बारे में होना चाहिए और आपकी टेक्नोलॉजीज को फोकस करता हुआ होना चाहिए। और आपके मिशन स्टेटमेंट में ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। भैया ये तो सबको ही पता है कि पैसे अर्न करने हैं, बड़ा आदमी बनना है, ये आपको मिशन स्टेटमेंट में नहीं लिखना होता। तो जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इसी से आता है, ये आपको स्टेटमेंट दे रखी होती है कि एक बंदे ने लिखा कि द मिशन शुड बी टू अर्न प्रॉफिट, ट्रू और फॉल्स। तो व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज मिशन शुड नॉट बी टू अर्न प्रॉफिट, सबको ही आगे बढ़ना है। इंस्टेड इट शुड बी हाईली यूनिक, हाईली आइडेंटिकल टू द कंपनीज, राइट। सो दिस आर द स्मॉल टिप्स टू राइट अ राइट मिशन स्टेटमेंट। सही मिशन स्टेटमेंट यही है। आगे बढ़ते हैं, सम एडिशनल पॉइंट फ्रॉम द एमसीक्यू सेक। क्या कहता है वो, कहता है मिशन टेल्स अस व्हाट ब्रिंग्स द फर्म टू द बिजनेस और व्हाई इट इज देयर। दैट मीन्स मिशन हमें एग्जिस्टेंस दिखाता है। क्या दिखाता है, एग्जिस्टेंस दिखाता है। और नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है बेटा, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। क्या कहता है ये, कहता है मिशन इज द सेंस ऑफ, मिशन इज द सेंस ऑफ, once a minute, yes, mission is the sense of, that means expression of dash of the organization. So mission is the expression of vision of the organization. तो इस बात को ध्यान रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता था कि वो आपको दो डैश देते हैं, यहाँ पर एक डैश डाल देते हैं, यहाँ पे एक डैश डाल देते हैं और यहाँ पर एक डैश डाल देते हैं, ठीक है, और फिर आपको बोलते हैं कि भरो इस डैश को। तो आप कंफ्यूज कर जाते हो कि मैं मतलब पहले में विजन आएगा फिर दूसरे में विजन आएगा। तो ध्यान रखना, मिशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ विजन। इज दैट क्लियर? चलिए फिर, सो हमारा विजन मिशन क्लियर हो गया है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उसकी कंक्लूजन की एक बारी। तो कंक्लूजन में हमने क्या पढ़ा, इवन इट कैन बी यूज्ड एज अ डिफरेंशिएशन। तो कहता है विजन आउटलाइंस व्हाट द कंपनी वांट्स टू बी, दैट मींस फ्यूचर। इट इज अ लॉन्ग टर्म व्यू, वेरी गुड, लॉन्ग टर्म व्यू है, आगे के बारे में बताता है, कंसेंट्रेट्स ऑन दी फ्यूचर, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से पढ़ेंगे, इट कैन बी इमोटिव एंड इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑल्सो। इमोटिव का मतलब ये है कई बार आप ना जो बनना चाहते हो ना दूसरों को देख के बनते हो, है ना, कि अरे ये बंदा ये सुपरस्टार, मुझे तो शाहरुख खान बनना है। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मतलब किसी से आप इंस्पायर होते हो। और इमोटिव का मतलब होता है जस्ट इसका उल्टा, कि नहीं आप अंदर से, नहीं मुझे मेरे माँ बाप को इस हालात से बाहर निकालना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे किसी की नहीं सोचनी है, मुझे बस अपना बेस्ट करना है। इमोटिव का मतलब होता है आउट ऑफ योर ओन इमोशंस। एग्जाम्पल देखिए, चैरिटी, एक ऐसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन विच विद द पुअर माइट हैव द विजन स्टेटमेंट विच रीड्स एज अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी। एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उसने बोला कि मेरा विजन है कि मैं इस पूरी दुनिया में गरीबी का नाम और निशान मिटा देना चाहता हूं। कितनी दूर की सोच है, कितनी अच्छी सोच है। और मिशन देखो, मिशन क्या करता है, कंपनी का फंडामेंटल पर्पस बताता है, डिस्क्राइब करता है कंपनी एग्जिस्ट क्यों करती है। और एग्जाम्पल देखिए, सेम चैरिटी वाला एग्जाम्पल इसमें आता है, इसी क्योंकि कंपनी को वो सपना पूरा करना है, अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी, इसीलिए वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कहती है प्रोवाइड जॉब्स टू होमलेस एंड द अनएम्प्लॉयड पीपल सो दैट आई कैन मेक माई कंट्री पॉवर्टी फ्री और द वर्ल्ड पॉवर्टी फ्री। इज दैट क्लियर? तो हमारा विजन हो गया और हमारा मिशन हो गया। क्लियर हो गया? चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, यहां पर इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिए, यहां पर आएगा गोल्स और यहां पर आएगा ऑब्जेक्टिव्स।
क्या कहता है ये? गोल्स आर द ओपन एंडेड इंटरव्यूट्स दैट डिनोट द फ्यूचर आउटकम्स, और जबकि ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लोज एंडेड होते हैं। सुनो, पापा ने ना एक बात कही कि बेटा आपको रात को 9 बजे आना है, मतलब क्लोज एंडेड, आप उसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे। मम्मी ने बोला कि बेटा रात को 9 बजे आना है, अच्छा ठीक है मम्मी 9:30 करवा लेंगे, दैट मीन्स ओपन एंडेड। जहां पे अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, जहां पे प्लस माइनस हो सकता है, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड। बट जहां पे बिल्कुल अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती है, ऊपर नीचे नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? क्लोज एंडेड होते हैं कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस क्वार्टर में इतनी सेल करनी है, तो करनी ही करनी है, बात ही खत्म। और जबकि गोल्स क्या होते हैं? गोल्स हमारे लॉन्ग टर्म ही होते हैं, तो इसीलिए हम उनको ओपन एंडेड रखते हैं कि हो सकता है इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो जाए, और जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में चेंज होते हैं, टेंशन आती है, और कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करे, तो हो सकता है कि उसकी वजह से हमें थोड़ा सा क्या करना पड़े? चेंज करना पड़े अपने गोल्स के अंदर। इसलिए गोल्स क्या होते हैं? हमेशा ओपन एंडेड होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ओपन एंडेड होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्स ओपन एंडेड होते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ओपन एंडेड होते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए। हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यूसी मास होने चाहिए। यूसी मास इज अ मेमोरी कोड। अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, मतलब समझ आई नहीं, अचीव तो खाक करोगे। कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक होने चाहिए। कॉन्क्रीट का मतलब छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए, नहीं कि आपने एकदम बोल दिया बी द टॉपर, रैंक होल्डर, नहीं, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल, हाँ हमें बहुत बढ़िया सेल करनी है, बहुत बढ़िया सेल करनी है, अरे सेल बहुत बढ़िया का नंबर तो दो, क्वांटिफाई तो करो, मेजरेबल तो होने चाहिए। एंड कंट्रोलेबल, अगर नहीं भी कर पाए तो उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। अचीवेबल होने चाहिए। एंड सेट विद इन कॉन्स्टेंट्स, मतलब अपने लिमिट अनुसार होने चाहिए। कहते हैं ना, तेते पाव पसारिए जाती लंबी सो, उतने ही पैर पसारी जितनी लंबी आपकी चादर हो। तो उस हिसाब से आपको गोल्स ऑब्जेक्टिव भी उतने ही सेट करने चाहिए जितने कि आप अचीव कर पाओ। सो थैंक यू सो मच। यस, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट। इंटेंट का मतलब समझेंगे तो टॉपिक का मतलब समझ आएगा। इंटेंट का मतलब है इंटेंशन। इंटेंशन मतलब बाबूजी करना क्या चाहते हो? हाँ जी, बिल्कुल सही। सो स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब है कि आपका इंटेंशन क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ इस बहुत डिफिकल्ट टॉपिक को बहुत ही आसान शब्दों में। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, बट मेरे स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं। तो आइए समझते हैं इंटेंशन का मीनिंग। गाइस, द पॉइंट इज, हम सबके लाइफ में अपना अपना इंटेंशन होता है। सिमिलरली जो आपके सामने मैंने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट खींचा है ना, इन सब में सबका अपना अपना इंटेंशन है। बट जरा गौर फरमाइएगा, देखिएगा कि जब मैं टॉप लेवल यानी कि कॉर्पोरेट लेवल के इंटेंशन की बात करते हो कि भैया टॉप लेवल है ही क्यों, करना क्या चाहते हैं, तो मैंने कहा जो टॉप लेवल होता है उसका इंटेंशन जो है इन टर्म्स ऑफ कंपनी का विजन और मिशन हमारे सामने आता है। सिमिलरली मिडिल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट जो है उनका जो इंटेंशन है वो बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल के तरीके से हमारे सामने आता है। ये हो सकता है आपके लिए नई टर्मिनोलॉजी हो, बट डोंट वरी, मैं आपको समझाने वाली हूँ। उसके बाद ऑपरेशनल लेवल के लिए यही इंटेंशन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में आता है। समझ में आया आपको? तो हमारे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए। तो जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसका इंटेंशन किस में पता चलता है? कंपनी के विजन और मिशन से पता चलता है। मिडिल लेवल का इंटेंशन किससे पता चलता है? कंपनी के बिजनेस मॉडल और बिजनेस डेफिनेशन से पता चलता है। ऑपरेशन लेवल का इंटेंशन किससे मालूम पड़ता है? उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव से पता चलता है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यही बात यहाँ पर लिखी हुई है इन योर स्टडी मैट एज वेल एज इन दीज लाइन्स। तो क्या कहा उसने, एक बार रीड करते हैं। कहता है इंटेंशन, स्ट्रेटेजिक इंटेंशन गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स टू अटेन इन द फ्यूचर, के मतलब इंटेंशन क्या है। फिर उसने बोला इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ विजन एंड मिशन, जहां तक कि कॉर्पोरेट लेवल का सवाल है। और जहां तक कि बिजनेस लेवल का सवाल है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस
मॉडल। और जहां तक कि ऑपरेशनल लेवल का सवाल है, इट कुड बी स्टेटेड इन द टर्म्स ऑफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बात समझ आई? तो मैं बोलूं कि टॉप लेवल का इंटेंशन क्या होता है, कहां झलकता है, कंपनी के विजन और मिशन से। मिडिल लेवल का किससे झलकता है, कंपनी के बिजनेस मॉडल और बिजनेस डेफिनेशन से। और ऑपरेशनल लेवल का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से। क्लियर हो गया? और देखिए यही हमारे क्या बन जाते हैं, 6 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब मैं आपसे कहती हूँ, क्या आपने विजन और मिशन के बारे में नहीं पढ़ा? बिल्कुल, जस्ट अभी अभी पढ़ा है। तो मैंने उसी में से जो कंटेंट है यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको रीडिंग लगाइए, वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और विजन के बारे में पढ़िए और मिशन के बारे में पढ़िए, आपको ये सेम वही कंटेंट मिलेगा। मैं सीधा जंप कर रही हूं नेक्स्ट, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। आपको याद होगा गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी हमने कंटेंट देखा था। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए लिखा है यहाँ पर, ये देखिए, ये हमने किया था। बिल्कुल यही कंटेंट आप वहां पर भी चिपका सकते हो, सेम कंटेंट कैन बी रिटन देयर ऑल्सो। एंड मैं आपको विजन का भी दिखाती हूँ, ये देखिए विजन के ये वाले पॉइंट्स किए थे हम लोगों ने, यही सेम पॉइंट्स आप वहां लिख सकते हो। और मिशन के आप लोगों ने डेफिनेशन करी थी, यही सेम पॉइंट आप वहां पर चिपका सकते हो। तो मैम इसका मतलब शॉर्ट में ये हुआ कि हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में से हमारे काफी पॉइंट तो पहले ही कवर हो गए। जी हाँ बिल्कुल। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि विजन हमारा कवर्ड है, मिशन हमने कवर कर लिया, आप सेम कंटेंट यहाँ लिख सकते हो। ये आपके लिए न्यू है, ये आपके लिए न्यू है, और ये दोनों मिलाकर एक पॉइंट बनता है। दैट मीन्स टोटल 5 पॉइंट्स हमारे पास बनते हैं, ठीक है। और सिर्फ जो 2 एलिमेंट्स इनको साथ में कर दिया गया है, टोटल 5 पॉइंट्स हमारे यहाँ बनते हैं, जिसमें से हमारे को 3 आते हैं, 2 हमारे लिए न्यू है। तो जो हमारे लिए न्यू है, अब हम उस पर एक रीडिंग लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए तो रीड करते हैं बिजनेस डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है? मतलब डेफिनेशन होती है। अरे डेफिनेशन, अगर मैं आपसे कोई भी चीज की डेफिनेशन पूछूं, मतलब आप मुझे उसके बारे में बताओगे ना। तो अगर मैं अगर मैं बोलूं बिजनेस डेफिनेशन, मतलब आप कब किसके बारे में बताओगे? कंपनी के बिजनेस के बारे में बताओगे। बिल्कुल हाँ मैम। तो बिजनेस डेफिनेशन का मतलब होता है बिजनेस को डिफाइन करना, कि कंपनी जो है, बिजनेस जो है, वो कौन सा चला रही है, बिजनेस अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे रिलायंस है, रिलायंस कितने सारे बिजनेस में है, तो मैं पूछूं रिलायंस का बिजनेस डेफिनेशन बताओ, तो मैं बोलूंगी रिलायंस इज इनटू द टेलीकॉम इंडस्ट्री, इनटू द रिटेल इंडस्ट्री, इनटू दिस इंडस्ट्री। तो ये बिजनेस इज टेकन बाय द रिलायंस है, राइट। नेक्स्ट इज इट हेल्प अस टू ascertain द स्ट्रेटेजिक बिजनेस चॉइसेस एंड इवन बिजनेस डेफिनेशन से आपको क्या समझ आता है कि हम जो है आगे क्या क्या कर सकते हैं। अब देखो, हो सकता है कि रिलायंस कंपनी को टेलीकॉम सेक्टर में एक्सपेंशन करना हो, और हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है शायद कपड़ों के इसमें, जिसको कि हम रिलायंस ट्रेंड्स के नाम से जानते हैं, हो सकता है कि वो उसमें रिट्रेंचमेंट कर दे, उसको उसमें मजा नहीं आ रहा, कुछ एक्टिविटीज को वो रिट्रेंच कर सकती है। तो बिजनेस डेफिनेशन जब तक आपके पास नहीं होगी कि कंपनी क्या क्या बिजनेस चलाती है, तब तक आप जो है उसके चॉइसेस को असर्टेन नहीं कर पाओगे। तो इट हेल्प्स इन असर्टेनिंग द स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। कौन कौन सी चॉइसेस हैं, इसको याद करने का मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ। इसको याद करने का तरीका है, चैप्टर नंबर 4 में जो आपके पास ग्रैंड लेवल स्ट्रेटजीज थी, वो ही आपके बिजनेस चॉइसेस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरिंग डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस डेफिनेशन। वो कहता है इवन द ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग मतलब अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्विजिशन, ये भी किस पर डिपेंडेंट है? बिजनेस डेफिनेशन पर डिपेंडेंट है। भाई मैं एक बात बताऊं, मैं किसी कंपनी को एक्वायर करने जाऊंगी तो पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि वो कंपनी क्या करती है, तभी तो मैं उसको एक्वायर करूंगी, राइट। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का रिस्ट्रक्चरिंग भी किस पे डिपेंड करता है? बिजनेस के डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। और मैंने इसका शॉर्ट में लिखा हुआ है, बेसिकली बिजनेस को डिफाइन करता है। हिंदी में एग्जाम में आपको एकदम क्लिक हो जाएगा रिवाइज करते वक्त। नेक्स्ट इज बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल का मतलब होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इट इज द बेसिकली चैप्टर नंबर 5। बिजनेस चॉइसेस मतलब आप कौन कौन से बिजनेस में है, वो हो गया बिजनेस डेफिनेशन। एंड बिजनेस मॉडल का मतलब आप वो बिजनेसेस किस हिसाब से चला रहे हैं, मतलब कौन सी स्ट्रेटजी लगा रहे हैं।
जैसे कि कॉस्ट लेवल स्ट्रेटेजी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, फोकस स्ट्रेटेजी। आप कौन सी स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं उसको बोलते हैं बिजनेस मॉडल, की इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। सो इट इज अ मॉडल और अ स्ट्रेटेजी फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। राइवल फर्म्स यूजेस डिफरेंट मॉडल्स टू द डिफरेंट चॉइसेस। ऑब्वियसली जो लोग आपस में कॉम्पिटिटर होते हैं वो होते तो सेम बिजनेस में हैं, बट उनका बिजनेस मॉडल अलग होता है, मतलब उनकी चॉइसेस अलग होती है, उनकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। मैं वर्क करती हूँ फोकस स्ट्रेटेजी पे, और सामने वाला हो सकता है वर्क करता हो कॉस्ट लीडरशिप पे, इजंट इट। हो सकता है बगल वाला बेस्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी पे करे, इजंट इट। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस मॉडल। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज नाउ क्लियर टू यू, राइट। एक छोटा सा और टॉपिक है बिफोर आई मूव ऑन। मैं एक टॉपिक का कराने से पहले भी इवन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जब आप अपना स्टडी मैट खोलेंगे ना बेटा, तो स्टडी मैट में ना आपको जो डायग्राम है ना, यहाँ पर जो मैंने ट्रायंगुलर फॉर्म में आपको इजीली समझा दिया, ये डायग्राम आपको ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं दिखेगा। ये डायग्राम आपको ना कुछ सर्कुलर फॉर्मेट में दिखेगा, कुछ समथिंग समथिंग लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसा दिखेगा आपको। थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ से, वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। चलिए, सो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, उसमें वो आपको बताएंगे कि ये जो है ये है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, ये जो हिस्सा है इसको उन्होंने बोला स्ट्रेटेजिक इंटेंट। उसके बाद इसको इसने बोला टॉप लेवल से उठा के लेके आया, टॉप लेवल का कौन सा था, विजन एंड मिशन। तो इसने यहां पर इसको बोला, सॉरी दिस वन, सबसे पहले आ गया आपका विजन, उसके बाद आपका आ गया मिशन, उसके बाद बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, एंड उसके बाद गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये ऐसा डायग्राम दिया। अब मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ, देखो बेटा, ये डायग्राम को ऐसे मिला। डोंट यू थिंक कि ये भी तो नैरो से वाइड होता जा रहा है, ये देखिए नैरो से वाइड। अब मैं उसको ट्रायंगुलर फॉर्मेट में आपको समझाऊं, मैं उसको सर्कुलर फॉर्मेट में समझाऊं, बात तो यही है कि देखो ये भी तो नैरो से वाइड होता जा रहा है ना। दैट मीन्स जैसे ट्रायंगल होता है नैरो से वाइड होता है, ऐसे तो ये जा रहा है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ट्रायंगल वाला कर दिया था। एग्जाम में आप जो है सर्कल वाला बना के आएंगे, क्योंकि आपके स्टडी मैट में भी सर्कल वाला है। क्लियर। चलिए, कम टू द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, जस्ट फ्यू मिनट्स मोर, आई टेक फ्यू मिनट्स। यस, दिस टॉपिक इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। हाँ जी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। यू नो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, राइट? तो obviously if you are planning in advance, that is known as if you're thinking in advance, that is known as a planning. So if you're thinking anything in advance, it is a planning system. That means आप क्या करने आगे वाले हो। इसमें जो आपको important क्वेश्चन बनता है वो होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की अप्रोचेस। सो हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, बॉटम्स अप एंड टॉप डाउन अप्रोच। सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। आपने बचपन में पढ़ा होगा सेंट्रलाइज सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम, है ना। सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि एक जने के पास पावर होती है, सारे लोग उससे आके पूछ की बातें करते हैं, ठीक है। जो उसको करवाना होता है वो एक बार ऑर्डर पास करता है, सबके पास नीचे नीचे चला जाता है ऑर्डर, और वो लोग अकॉर्डिंगली करते हैं। इसी अप्रोच को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। एक बंदे ने डिसाइड कर लिया कि क्या करना है, यही ऑर्डर देने वाला बंदा है और यही सबको बताएगा कि क्या करना है। दैट मीन्स ऊपर से नीचे तक, टॉप डाउन अप्रोच। और बॉटम अप का मतलब क्या है कि सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा, सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा जो भी चीजें कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बॉटम्स अप अप्रोच। क्लियर हो गया? तो प्लानिंग करने की दो अप्रोचेस हैं। एक तो ये कि आपने कर लिया, आपने बना लिया, और बनाने के बाद नीचे कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है, हाँ भाई ये प्लानिंग है, ये हमारे मोटिव्स है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ऐसे ऐसा। और एक ये कि नहीं, आपने सबको साथ लेके चला कि हाँ आप बताओ इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, इसमें क्या प्लस एंड माइनस है, उसको बोलते हैं बॉटम्स अप अप्रोच। क्लियर हो गया? चलिए, लास्ट है इसमें डीलिंग विद द स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जीवन में ना हमारी स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी बहुत है। एक बच्चा कहता है कि मैम सीरियसली बताऊं तो इवन हम अपना पेपर तक डिफाइन नहीं कर सकते कि कैसा आएगा, क्योंकि अनसर्टेन है ना, पता ही नहीं कि कैसा आएगा। तो क्या करना चाहिए? तो सिमिलरली एक बिजनेसमैन कहता है कि मेरे पास भी क्या है, स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी है, मतलब मैं फ्यूचर के सारे ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। फ्यूचर के ट्रेंड्स को साथ साथ बिजनेस एनवायरमेंट में होने वाले इवेंट्स को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। किसी ने कभी सोचा था कि कोविड आएगा? नहीं ना। सो डीलिंग विद स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी, वो कहता है कैसे डील करें? तो कहता है इट कैन बी मैनेज थ्रू सिनेरियो एनालिसिस। जब आप मुझसे पूछते हो ना
कि मैम मैं कैसे तैयारी करूं, कैसे मैं क्रैक करूं सी के एग्जामिनेशन। तो हमेशा टीचर जो है वो आपको बोलेगा जरा आप पास्ट ईयर पेपर्स उठा के देखो, ट्रेंड एनालिसिस करो, सिनारियो एनालिसिस करो, सो गेट टू नो कि क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है। सिमिलरली हम जो है स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी से लड़ने के लिए, उसको समझने के लिए क्या करते हैं, सिनारियो एनालिसिस, ताकि वो आपको स्टार्टिंग में बता दे कि ऐसा होने वाला है। क्लियर हो गया? सो दैट वाज अ वेरी स्मॉल टॉपिक। सो थैंक यू सो मच। यस, सो द पॉइंट इज स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इज नॉट अ न्यू टॉपिक। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आपने पहले भी पढ़ रखा है। अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर नंबर 1 में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, राइट? और उसी डेफिनेशन से आज मैं आपको करवाने वाली हूँ 2 मोर क्वेश्चंस। उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ये वाला डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेते हो तो आपका जो 2 क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 3 में वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम वही 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, सो स्टेजेस, ध्यान रखिएगा वर्ड क्या है, स्टेजेस इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, सो आपको याद होगा मैंने आपसे करवाया था स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सपना देखो, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग ऑफ स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी एंड मेकिंग एडजस्टमेंट्स ओवर द टाइम। अब सेम चीज देखो यहाँ लिखी है, फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब उसने क्या किया, सपना देखो और सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, उन सबको कोलैबोरेट करके 1 पॉइंट बना दिया, फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अब उसके बाद हमारा डेफिनेशन के हिसाब से था स्टेप नंबर 2 क्राफ्टिंग, दैट मीन्स डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजी। उसके बाद था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। उसके बाद था मॉनिटरिंग, दैट मीन्स मेकिंग एडजस्टमेंट्स ओवर द टाइम। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है वक्त के साथ तो ठीक है, नहीं तो चेंज करने का, राइट? सो ये थे हमारे सेम वही पॉइंट्स। इसमें ये पॉइंट ऐड हुआ, एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस और कुछ नहीं, ये है बेटा स्वॉट, जिसमें से स्वॉट में से जो आपका एनवायरमेंटल एनालिसिस है और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस है वो है एज बिलो। ये देखो, एनवायरमेंटल मतलब एक्सटर्नल एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशनल मतलब इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो उसने कहा कि जब आप डेवलप करो कोई स्ट्रेटेजी, बिफोर डेवलपिंग द स्ट्रेटेजी यू शुड ऑलवेज डू द स्वॉट एनालिसिस। Is that clear? So whenever you are developing a strategy, you should always go for the SWOT analysis. Therefore, the stages goes like this. The first stage is forming a vision, mission, objective, then SWOT analysis, then developing the strategy, then implementing the strategy, and last is the monitoring. अब देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स के लिए आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकता है। अब मैंने आपको टैक्टफुली जो है इसकी एक्सप्लेनेशन आपको सिखाने वाली हूँ। सो द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज अबाउट द विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। आप मुझे बताओ इस चैप्टर में विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव के ऊपर आप कितने सारा कंटेंट जो है वो मतलब पढ़ चुके हो? कहीं से भी कोई भी कंटेंट जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो जो आपको याद है। विजन की डेफिनेशन, मिशन की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, दीज आर क्लोज एंड एट्रीब्यूट्स, मतलब ब्ला ब्ला, आपको जो जो याद आए ना आप वो इस पॉइंट में लिख सकते हैं। और पॉइंट नंबर 2 में आपको स्वॉट के बारे में लिखना है, ये भी आपको पता है। पॉइंट नंबर 3 में आता है क्राफ्टिंग द स्ट्रेटेजी। मैं आपको बताती हूँ स्ट्रेटेजीज हम डेवलप करते हैं, एंड स्ट्रेटेजीज आर इन रिलेशन टू चैप्टर नंबर 4 बेसिकली, कि हम जो है स्टेबिलिटी रखने वाले हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू रिमेन इन द सेम बिजनेस एंड वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस विद द सेम लेवल ऑफ आउटपुट और नॉट, या फिर वी आर गोइंग टू गो फॉर द एक्सपेंशन दैट इज रिलेटेड अनरिलेटेड। मतलब हम लोग स्ट्रेटेजी को डेवलप करने वाले हैं, स्ट्रेटेजी को फॉर्म करने वाले हैं। एंड इवन मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 4 के साथ चैप्टर नंबर 5 भी क्या आती है, स्ट्रेटेजीज ही होती है, जो हम डेवलप करते हैं वो भी इसी का पार्ट है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटेजी। इस पर अलग से जो सवाल है ना बेटा जी वो आया था, मैं आपको बता देती हूँ। अटेम्प्ट था बेटा जी, ये वाला अटेम्प्ट था मई 22, है ना, आई थिंक मई 22 या फिर इट वॉज देयर इन दिसंबर 21,
या फिर मे 22 में क्वेश्चन आया था अलग से, इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटेजी। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन थोड़ा टेढ़े फॉर्म में आया था, बच्चा समझ भी नहीं पाया था कि इसको ये आंसर लिखना है। सो हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजी, द निमोनिक गोज लाइक CID सम। आप मुझे बताओ, मैं वन वन करके पॉइंट समझाती हूँ, क्या आप कोई भी स्ट्रेटेजी बिना स्टाफ के इंप्लीमेंट कर लोगे? नहीं। सो दैट मीन्स आपको स्टाफिंग करनी ही पड़ेगी विद ऑल द नीडेड स्किल्स। जो भी स्किल्स आपको चाहिए उस स्किल्स के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को स्टाफिंग देनी ही पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट, डेवलपिंग बजट्स। बजट्स को डेवलप करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है, इंप्लीमेंट करनी है, तो बजट्स डेवलप करने पड़ेंगे, राइट। देन यूजिंग द बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस, उस इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको बेस्ट नोन प्रैक्टिस के इस चीज को बेस्ट तरीके से कैसे किया जाता है समाज में, उस तरीके से आप उसको इंप्लीमेंट करोगे। उसको करने के लिए लोगों को मोटिवेट करोगे, मोटिवेट के साथ साथ उनको रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स के थ्रू जो है लालच दोगे ताकि वो आपको काम करे, इंप्लीमेंटेशन दे। एंड क्रिएटिंग अ कंपनी कल्चर, इसको हम रीड करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। मतलब यू आर गोइंग टू क्रिएट अ गुड कंपनी कल्चर, जहां पर कि जो स्ट्रेटजी आप चाहते हो वो इंप्लीमेंट हो सके। मान लो आपका मन में है कि यार मेरे को तो ना कंपनी को इस लेवल पे जाना है, बट अगर आप वो कल्चर नहीं दोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने लोगों को, एम्प्लॉइज को, तो क्या आपको लगता है कि वो इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी, एग्जीक्यूशन हो जाएगी स्ट्रेटेजी की? बिल्कुल भी नहीं। सो इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द कंपनी कल्चर। इसको आप निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हो। नेक्स्ट, ये वाला जो पॉइंट है इसको क्रॉस कर दीजिए, आपको याद नहीं करना। देन गोइंग विद द मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि देखना, नजर बना के रखना। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो जो आप करना चाह रहे हो कर लो, अगर नहीं चल रहा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि आपको चेंज करना पड़े अपनी स्ट्रेटजी में, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी ही गलत हो सकती है, या फिर हो सकता है स्ट्रेटजी अच्छी हो बट एग्जीक्यूशन बुरा हो, या फिर हो सकता है कि दोनों ही बुरे हो, है ना। सो दैट में आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने चैप्टर नंबर 8 में आपको ना इंटर रिलेशनशिप पढ़ाई थी, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में, राइट। सो यहां पर वही चीज अप्लाई होती है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन का। अगर आपकी फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन दोनों सही है, ठीक है, तो फिर भैया आप जो है जो चल रहा है चलाइए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक गलत है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, या ये, और दोनों ही गलत है तब भी आपको चेंज करना पड़ेगा। Got my point? तो this is about the monitoring. अब हम बात करते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बेटा ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, स्टेजेस। ध्यान रखिएगा, वर्ड क्या है? स्टेजेस। मैं जब आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेके जाऊंगी विच इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, आपको देखकर हैरानी होगी कि ये मैनेजमेंट मॉडल भी बेस्ड है बेटा जी स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि हम जो है ना, एक सेकेंड, हम जो है इस टॉपिक में अप टू दिस स्टेज, विच स्टेज जो आपकी चल रही है फॉर्मुलेशन तक की, एक सेकेंड में आपको लेके जाती हूं। ये देखिए यहां पर जो आपकी फॉर्मुलेशन तक की स्ट्रेटजी है ना, जहां पर आप स्ट्रेटजी को बिल्ड कर रहे हो, यहां तक की जो स्ट्रेटजी है इसको इन्होंने एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसके बाद इसको एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इसको एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपके 3 पार्ट्स बन जाते हैं, और इन 3 पार्ट्स को क्या क्या नाम दिया? स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन। फॉर्मुलेशन का मतलब है वही देखो, विजन, मिशन, मिशन, तीनों चीज को कर दिया। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, दैट मीन्स उन दोनों को भी प्लस माइनस कर दिया। जो कंटेंट था उसको यहाँ लिख दिया, स्टेप नंबर 2 को भी डाल दिया, उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी डेवलप कर लो। उसके बाद स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन कर लो, इंप्लीमेंट कर लो, उसके बाद इवैल्यूएशन कर लो। अगर आपको लगता है कोई एडजस्टमेंट्स की जरूरत है तो उस एडजस्टमेंट को एनवायरमेंट के साथ में क्या करो, टेकअप कर लो, मेकिंग एडजस्टमेंट्स ओवर द टाइम। तो आपका देखा एक सवाल से आपके 3 सवाल जो है सॉल्व हो गए। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको याद हो गई, स्टेजेस याद हो गई, और मॉडल याद हो गया। बट बेटा जी ध्यान रखिएगा, अगर मॉडल आएगा तो आपको ये 3 लिखने होंगे, ये 3 हेडिंग्स आएंगी, और अगर आपको स्टेजेस आएंगे तो बेटा आपको ये वाले 5 पॉइंट लिखने होंगे, ठीक है। मॉडल आएंगे तो वो, और अगर स्टेजेस आएंगे तो ये। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।